हूँ, ठीक है। इसको ध्यान दो, ये एनसीईआरटी में आपको ग्राफ दिखेगा, ठीक है। ग्राफ है किसके किसके बीच, तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है ये, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। चलो बात करते हैं इसमें ग्राफ में हुआ क्या है। तो ग्राफ में कुछ ऐसी कहानी है कि जब आपके पास टेम्परेचर T1 है, यहां ध्यान दो T1 है, और ये जो T1 है इस T2 से कम है, ठीक है। T1 जो है टेम्परेचर वो T2 से कम है। कल्याणी बच्चा एक बार आप अपना यार ईयरफोन चेक करो, क्योंकि यहाँ तो वॉल्यूम मेरे को सही दिखा रहा है। कल्याणी एक बार आप चेक करो, हो सकता है शायद कुछ समस्या हो। मुझे यहाँ पे वॉल्यूम तो सही दिखा रहा है, आप एक बार चेक करो, ठीक है। चलो, आवाज आ रही है ना मेरी सही से। अभ्यादित्य क्या चाहता है भाई, जस्ट हाँ, ठीक है। कल्याणी बच्चा एक बार चेक करो आप अपने, मतलब हाँ बिल्कुल साउंड क्लियर है। अब मतलब मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि साउंड क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। कल्याणी आप एक बार चेक करो, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पे ये जो T2 है, ये जो T1 है इस T1 से ज्यादा है, मतलब T2 टेम्परेचर पे ये ऊपर वाला ग्राफ प्लॉट हुआ है, T1 टेम्परेचर पे नीचे वाला प्लॉट हुआ है। बोलता क्या है, इस ग्राफ को शॉर्ट में समझते हैं कि बोलता क्या है, एकदम आसान भाषा में। ये ग्राफ ये कहता है कि अगर आपने किसी भी ब्लैक बॉडी को अगर आपने दो अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया है, एक T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर पे, T1 जो है वो लेस टेम्परेचर है, T2 जो है वो हाई टेम्परेचर है। तो जब आप लेस टेम्परेचर पे हीट करते हो तो उसमें जो रेडिएशंस है वो सारे रेडिएशंस, मतलब देखो ये वेवलेंथ लगभग लगभग 0 से लेके और ये इनफाइनाइट तक के वेवलेंथ को ये कवर करने वाला है। T2 वाले में भी सेम कैसे कि सारे वेवलेंथ के रेडिएशन इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, सारे रेडिएशंस देखने को मिल रहे हैं। बस फर्क क्या है, तो फर्क ये है दोनों ही कहानी में कि अगर T1 टेम्परेचर पे कोई एक वेव, मान लो जिसका वेवलेंथ था यहाँ पे कुछ, ये जो लाई कर रहा मान लो इसका वेवलेंथ था 1500 नैनोमीटर तो अगर T1 टेम्परेचर पे 1500 नैनोमीटर वाला जो वेव है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी देखो यहाँ पे इतनी है, तो T2 टेम्परेचर पे कुछ दूसरा वेव होगा जिसका वेवलेंथ है मान लो यहाँ पे 700 नैनोमीटर, इसके इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सिंपल सी कहानी, T1 पे किसी एक वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, T2 पे किसी दूसरे वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बाकी दोनों ही कंडीशन में रिलीज सारे ही वेव्स होंगे। सारे ही वेव्स का मतलब क्या हुआ, सारे तरह के वेवलेंथ वाले वेव वहां रिलीज होंगे। बस फर्क इतना है कि दोनों ही केस में दो अलग अलग तरीके के जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो है उनके ज्यादा है। चलेगा। यही कहानी है आपका मैक्सवेल इक्वेशन का, और मैक्सवेल का ये जो ग्राफ दिया है इसको आसान भाषा में बोलते हैं। कोई ऐसा इसको अभी भी ये जादू हो गया तो फटाफट बता दो कि ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। और अगर यही देखो, ये वाला जो ग्राफ बना है ना, ये आने का रीजन ही यही है कि ये जो जिस चीज का स्टडी कर रहा है, जिस भी वेव का स्टडी कर रहा है उसमें पार्टिकल नेचर है। अगर वो वेव नेचर होता तो इसका आइडियली ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था। अब ऐसे क्यों बनना चाहिए था ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो इस पे माथापच्ची मत करना। बस इतना ध्यान रखो कि आइडियली ऐसे बनना चाहिए था, अगर ये वेव नेचर दिखाता तो वेव नेचर दिखाता तो ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये पार्टिकल नेचर दिखा रहा है इसलिए इस दोनों तरह के ग्राफ देखने को मिल रहा है। हाँ जी बोलो, और कोई चीज जो इसमें समझ में नहीं आई है, जादू हो गया, क्लियर है या जादू हो गया, जल्दी बताओ। देखो इसको बस ध्यान रखना है, इस पर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना, बस इसको ध्यान रखो कि यार पार्टिकल वाले में पहाड़ टाइप का ग्राफ बनता था और वेव वाले में ऐसे हाइपरबोला बनना था, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा इसमें माथा पिच्ची करने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना बता दो, ये डन है या जादू हो गया है, ये बता दो मुझे फटाफट। कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया है। वेवलेंथ लो होगा फिर इंटेंसिटी ज्यादा होगा, हाँ ठीक है, कह सकते हो आनंद, वेवलेंथ लो होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा। सोचोगे तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा कि वेवलेंथ लो पे इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है। वेवलेंथ लो का मतलब होता है हाई एनर्जी। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता था, याद करो, hc/λ। वेवलेंथ लो, एनर्जी हाई तो इंटेंसिटी भी हाई। क्योंकि इंटेंसिटी होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो चूंकि एनर्जी बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो उतना डिटेल्स में नहीं जाना, अपने को बस एक आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, हाँ
ठीक है। सो आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट थिंग दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि भैया इस सारे कहानी में एक और भी ऐसी चीज थी जिसने बताया कि भैया ये जो जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हो, एक्चुअल में इसमें पार्टिकल नेचर है। कैसे? सो अगर कभी भी किसी मेटल प्लेट पर भी, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को जरा गौर फरमा के देखो। ये एक मेटल प्लेट है, इस पे ये लाइट को डाला गया है, ठीक है, लाइट को यहाँ पे डाला गया। अब हो क्या रहा है, जैसे लाइट यहाँ पे आती है तो ये क्या करती है, यहाँ पे मेटल सरफेस को हिट करती है, और यहाँ से कुछ केसेज में, हर हमेशा नहीं, कुछ केसेज में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से बाहर इजेक्ट कर देती है। मतलब लाइट यहाँ पे टकराई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। किसी चीज का टकराना, किसी का किसी चीज में टकराना और उसका बाहर निकल जाना, ये पॉसिबल ही कब है? जब वहां पे पार्टिकल नेचर हो। मान लो कि अगर ये वेव होगा तो वेव टकरा के किसी चीज को बाहर तो नहीं निकाल सकता ना यार। ये हवा में ऐसे ऐसे चलने वाली चीज क्या ही किसी को बाहर निकालेगी? ये तो निकाल नहीं सकती है। पार्टिकल कोई होगा तभी तो इसका अपना मोमेंटम एनर्जी जो भी होगा इसको ट्रांसफर कर देगा इस वाले को, और वो चीज बाहर निकल जाएगी। तो यहां से एक चीज पता चलती है, शॉर्ट में अगर हम बोले तो यहां से एक चीज पता चलती है। ऐसे सोच के देखो ना कि ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड वाली कहानी है कि एक स्ट्रिगर है, वो आता है, आके इसको लगता है, जो भी अपने पास क्वाइंस होती है क्वाइंस को लगता है और क्वाइंस को बाहर कर देता है। अब जितना स्पीड से लगेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत स्लो लगेगा तो कुछ नहीं होगा, फास्ट लगेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल ही कब है? ये पॉसिबल ही तब है जब अपने पास आके जो टकराने वाली चीज है वो एक पार्टिकल हो। अगर वो वेव होगी तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहां से एक चीज पता चली कि यार ये जो लाइट है, ये लाइट यहाँ पे आके टकराती है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बाहर कब करेगी? इलेक्ट्रॉन को बाहर तब करेगी जब यहाँ पे ये जो लाइट है, इस लाइट में कोई पार्टिकल नेचर वाली चीज आएगी, कोई पार्टिकल आएगा। अगर वो वेव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। अब बात ये आता है कि ठीक है यार, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली थी कि हमेशा नहीं निकलेगा। कभी निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि कब इलेक्ट्रॉन, लाइट अगर आके किसी मेटल पे टकराएगी तो कब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और कब बाहर नहीं निकलेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो जरा बात करते हैं उनके कंडीशंस पे। उस कंडीशन पे बात करने के लिए एक थोड़ा सा मैं आसान भाषा में एक एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक आसान भाषा में एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे इस टेबल पे एक बॉटल रखा हुआ है, फॉर टाइमिंग एक बॉटल रखा हुआ है। ठीक है। निधि, इलेक्ट्रॉन ही इसलिए निकलेगा बच्चा क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन बाउंडेड है, वो अंदर में है। प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो एटम के अंदर में बाउंडेड होता है, बहुत स्ट्रांग बाउंडेड होता है। उसको निकाल पाना लाइट के बस की बात नहीं है। उसको निकालने के लिए बहुत अलग कुछ कर सकते हैं जिससे निकल सकता है, बट लाइट के बस की बात नहीं है कि वो प्रोटॉन को निकाल पाए। उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो प्रोटॉन को निकाल पाए। लाइट का लिमिट है कि भैया वो जो कर सकता है इलेक्ट्रॉन तक ही कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लिमिट है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक का ही कुछ बिगाड़ सकता है। वो कभी भी अंदर में जाके, न्यूक्लियस में जाके वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो। तो है क्या कि एक बोतल रखा हुआ है, ये एक टेबल है। अब होता क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, यार देखो भाई कौन खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो शिवम सर खड़े हैं। ठीक है, सबसे ऊपर मेरे को ही दिख रहे हैं, तो शिवम सर यहाँ पे मान लो खड़े हैं कि भैया शिवम भैया यहाँ खड़े हैं। ठीक है। अब शिवम भैया क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ से उन्होंने एक मतलब गन रखे हुए हैं और गन को यहाँ से फायर करेंगे वो। ठीक है, इस बॉटल पे। वो जो गन है वो असली वाली गन नहीं है, वो खिलौने वाली गन है जिसमें वो छोटे छोटे थे ना, तो इतने बड़े बड़े बॉल्स जिसमें लगते थे, वो छोटे छोटे प्लास्टिक वाले बुलेट नहीं, बॉल्स जिसमें लगते थे बड़े बड़े वाले, वैसे वाले बॉल्स हैं। ठीक है, इसमें अब जब ये गन से फायर करेंगे इस बॉटल पे, मान लो उनका निशाना अच्छा है, निशाने में कोई समस्या नहीं है, मान लिया कि निशाना अच्छा है, तो जब वो बॉल को इस पे फायर करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये बॉल को इस पे फायर करें और बॉल इतना धीरे आ रहा है, इतना आराम से आ रहा है कि बॉल यहाँ टकराएगा। बॉटल बहुत अच्छा खासा यहाँ पे स्टेबल है, अच्छा खासा मास का है, स्टेबल है यहाँ पे। बॉल को, बॉटल को कुछ नहीं हुआ और बॉल चुपचाप यहाँ टकरा के यहाँ गिर गया।
तो पहला केस है कि ये जो बॉल आया है ये बॉटल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, वो चुपचाप वहीं पे गिर गया है। मुझे इतना बता दो कि ये फर्स्ट केस में किसी को समस्या है तो। फर्स्ट केस में किसी को समस्या है कि ये जो बॉल आया यहाँ बॉटल से टकराया और यहीं पे गिर गया। अल्ताफ उस पर बात करेंगे कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन निकला। पहले इस एक्सपेरिमेंट को फोकस करो कि ये बॉल यहाँ पे बॉटल से टकरा के यहाँ गिर गया। कोई ऐसा कहना चाहता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो मुझे बता दो कि नहीं सर ऐसा तो कभी नहीं होगा। कोई ऐसा कहना चाहता है? डन है। चलो दूसरा केस क्या पॉसिबल है। हो सकता है कि ये बॉल जो है ये यहाँ से जाए, इससे टकराए और टकरा के इस बॉटल को जस्ट यहीं पे बस गिरा दे। निधि आता हूं क्वेश्चंस पे आपके। ये बॉल जाए इस बॉटल से टकराए और बॉटल से टकरा के जस्ट बॉटल को यहीं पे गिरा दे, मतलब और कुछ नहीं कर पाए, इतना ही बस फास्ट आया है कि वो बॉटल से टकराएगा और बॉटल को जस्ट वहीं पे गिरा देगा। एक पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से जो बॉल आया ये इतने स्पीड में आया कि इससे टकराया और बॉटल को टकराते के साथ इसको तो इतना जोर का धक्का मारा कि बॉटल बेचारा फिक गया कहीं दूर जाके। ये 3 केसेस हैं। पहला केस नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं हुआ। दूसरा केस समथिंग हैपन। समथिंग हैपन का मतलब क्या हुआ कि बॉटल जस्ट गिरा है, ठीक है, जस्ट। रुक जाओ आनंद, ठीक है, जस्ट लेफ्ट द प्लेस, जस्ट छोड़ा है अपने जगह को। और तीसरा केस क्या पॉसिबल है कि भैया अपने पास बॉटल जो है, बॉटल गेट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, सिंपली स्पीड आ गया। पहला केस मैं फिर से बोला हूं, पहला केस बॉल जाके टकराया, बॉटल को कुछ नहीं हुआ। दूसरा केस बॉल जाके अदर्स कुछ नहीं पढ़ाया अभी नया, बस फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट किया, ये बॉल जाके बॉटल से टकराया और बॉटल जस्ट गिर गया। तीसरा केस बॉल जाके बॉटल से टकराया और बॉटल को लेते देते आगे चला गया। मुझे ये बताओ कि ये तीनों कहानी किस बात पे डिपेंड करेगी कि क्या होगा। अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो ये इस बात पे डिपेंड करेगी क्या कि किस स्पीड से मैं बॉल को हिट कर रहा हूं। सीधे सीधे मार रहा हूं मेरे भाई। मैं आसान भाषा में अगर बोलूं तो ये तीनों कहानी इस बात पे डिपेंड करेगी कि बॉल को किस स्पीड से मार रहा हूं। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि समस्या है हमको। अरे एंगल वैंगल का ले लोचा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सीधे सीधे मार रहा हूं मैं। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि नहीं भैया ये अपने को क्लियर नहीं है। देखो हाथ खड़े करके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं कर सकता मैं, बहुत क्लियर बात है। बोलोगे तो ही कुछ किया जा सकता है। क्या हुआ, ये जो बॉल है इससे 3 केस बन सकते थे। या तो बॉटल को कुछ ना होता, या तो बॉटल जस्ट गिरता, या तो बॉटल स्पीड में जाता। ये तीनों कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, ये जो बुलेट आ रहे हैं इनके स्पीड के ऊपर, ठीक है। अच्छा स्पीड के ऊपर, स्पीड होता अगर मैं बात करूं, मास तो सबका सेम ही है सब कहानी में, तो मैं इन शॉर्ट नहीं बोल सकता हूं कि इसके एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एनर्जी जितना अधिक होगा। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट मैं सिर्फ एनर्जी बोल रहा हूँ कि एनर्जी, बॉल की एनर्जी कितनी है इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉटल के साथ इन तीनों में से कौन सा केस होएगा। कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें? डन है, ठीक है। चलो दूसरी बात कि ये बॉटल गिरेगा नहीं गिरेगा या क्या होगा, ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्या, एक बात बताओ, मैं इस बॉटल को रखूं और मैं एक बड़ा सा जो पानी का कैन वाला बॉटल आता है ना उसको रख दूं, क्या दोनों में सेम कहानी देखने को मिलेगा? नहीं। हो सकता है कि जिस स्पीड पे ये कभी गिर जाया करता था ये वाला बॉटल उस स्पीड पे कुछ ना हो। तो मैं इस बात को ऐसे लिखूं, देखो तो ध्यान दो कि ये एक और भी फैक्टर पे डिपेंड करेगा ये पूरी कहानी। और वो फैक्टर ये है कि ये बॉटल जो है ये कितने अच्छे से बाउंडेड है, इसके साथ में कितने अच्छे से बंधा हुआ है। मान लो इस बॉटल को मैं रस्सी से बांध देता, मान लो इसको बांध देता,
और ज्यादा मुश्किल हो जाता, और तेज रस्सी से बांधता और ज्यादा मुश्किल होता, मास बढ़ा देता और ज्यादा मुश्किल होता। इन शॉर्ट में ऐसे बोलूं कि ये कैसे बाउंडेड है बोतल, बाउंडेड कैसे है बोतल इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इतना बता दो भैया, ये तीन केस में किसी को समस्या है तो, कि ये तीन केस और ये जो कंडीशन है, जो दो कंडीशन मैंने बताई कि इन दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ये तीनों केस मुझे इतना बता दो किसी को जादू हो गया तो, कि कैसे बॉटल बाउंडेड है उस पे कैसे डिपेंड किया, और बुलेट में क्या काइनेटिक एनर्जी उस पे कैसे डिपेंड किया, ईमानदारी से बता दो। आदर्श अभी अपना ज्ञान रहने दे बच्चा, ठीक है, चलेगा। तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। निधि, वेट वाली जो चीज है ना, मुझे एक बात बता बच्चा, चलो वेट वाली चीज को मान लो, ये वेट बॉटल बहुत बड़ा ले लिया, ठीक है, और इस बड़े से बॉटल को एक छोटे से पिन पॉइंट पे रख दिया, वेट पे डिपेंड किया क्या? नहीं किया। लेकिन अगर इस बड़े से बॉटल को मैं यहां बांध दे रहा हूं, चाहे पिन पॉइंट पे रख के बांधू, चाहे किसी चौड़े से सरफेस पे रख के बांधू, उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो इनफैक्ट मैं इसको आसान भाषा में बोलूं कि ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये बॉटल को कितने स्ट्रांगली इस, ये जो टूल है जिस पे रखा गया टेबल पे, उसके साथ कितने स्ट्रांगली बांधा गया है। सिंपल सा एक आसान भाषा में बोलूं तो, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके कितने आसानी से, कितने तरीके से उसको बांधा गया है, कितने आसानी से वहां पे रखा हुआ है, सिंपल इस पे डिपेंड करेगा। चलेगा, चलो। अब देखो, ये जितने, ये जिस तरीके से बांधा गया इस बॉटल को इस पे, उसके लिए एक सिनोनिम वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन हमें क्या बताएगा? ये वर्क फंक्शन हमें एनर्जी के फॉर्म में बताएगा कि ये बॉटल कितने एनर्जी से बंधी हुई है। ये वर्क फंक्शन हमें ये बताएगा कि ये बॉटल कितनी एनर्जी से बंधी हुई है। उस वर्क फंक्शन में शेप, साइज, वॉल्यूम, जितने फैक्टर कंसीडर करना सब कर लो। इस वर्क फंक्शन का मतलब हुआ कि कितने, कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा इस बॉटल को यहां से हटाने के लिए। उसमें सारे फैक्टर्स आ गए, चाहे वो वेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, जितने तुम जानते हो ना सब कंसीडर कर लो। कि ये वर्क फंक्शन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि अगर वर्क फंक्शन मेरा ज्यादा होगा तो ये बॉटल यहाँ से गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा, या आगे जाएगा पीछे जाएगा, जो भी है। वर्क फंक्शन का मतलब हुआ सिंपली कि कितने स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। मान लो मैं अपने हाथ में पकड़ता, तो कितने एनर्जी के साथ मैंने उसको पकड़ी हुई है, दैट इज वर्क फंक्शन। अगर उस एनर्जी से ज्यादा का एनर्जी का बुलेट आएगा तो उसको लेके चला जाएगा, उससे कम एनर्जी का होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अदर्स ऐसे ऐसे मैसेज करेगा तो मैं क्या रिप्लाई करूं, ठीक है। तो बात ये आती है कि बॉटल को आपने बांधा कैसे, पकड़ा कैसे, ठीक है। वो फैक्टर कौन सा? वर्क फंक्शन है। तो बेसिकली ये पूरी जो कहानी है दो चीज पे डिपेंड की, बुलेट को किस एनर्जी से फायर किया, और ये जो बॉटल है, ये बॉटल कैसे बंधा हुआ है वहां पे, कैसे वहां पे है। अब होगा क्या, ये तीनों केस कब पॉसिबल होंगे? तो मैं अगर आसान भाषा में बोलूं इसको तो इस तरीके से बोल सकता हूं कि अगर बुलेट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ बुलेट, ध्यान देना, अगर बुलेट की एनर्जी ज्यादा, अगर बुलेट की एनर्जी कम हो गई वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन से, तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ना बॉटल गिरेगा, ना कुछ कहानी देखने को अपने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे कहानी, टोटल कहानी क्या होगी? जीरो, लड्डू हो जाएगा, नो, नथिंग हैपेंस। अगर बुलेट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुई तो, अगर बुलेट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो गई, अगर एनर्जी ऑफ बुलेट जो है ये वर्क फंक्शन के बराबर हो गई, तो क्या कहानी है? बॉटल जस्ट गिरेगा, सेकंड वाला केस, जस्ट लेफ्ट प्लेस। और अगर बुलेट की एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी हो गई, वर्क फंक्शन से बड़ी हो गई, तो अपने पास कहानी क्या होगा कि बॉटल जो है, ये बॉटल विल हैव काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। मतलब वहां से तो छूटेगा छूटेगा और साथ में बहुत स्पीड से चला भी जाएगा। वर्क फंक्शन का सिंपल मतलब है कि मिनिमम एनर्जी जो उस बॉटल को वहां से हटाने के लिए चाहिए। इन शॉर्ट ऐसे जान लो,
कम से कम आपको उतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी कि बॉटल वहां से गिरे। वो चीज चाहे किसी भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, अपने को उस फैक्टर से मतलब नहीं है। अपने को मतलब है कि भैया उतना एनर्जी दोगे तो ही बॉटल को कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सिंपल, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है। तो वर्क फंक्शन के साथ क्या रिलेशन आया कि अगर आपके पास एनर्जी बुलेट की उससे कम हुई तो बॉटल को कुछ नहीं, बराबर हुई तो बॉटल जस्ट गिरेगा, और बड़ा हो गया तो बॉटल के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। मुझे इतना बता दो, इस पूरी कहानी में किसी को समस्या है तो? बुलेट हेवी होगा अंजन, वो हेवी होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, वो एक तरीके से पहला केस ही हुआ कि कुछ नहीं होगा, हमको बस बॉटल को देखना है, बॉटल गिरा नहीं गिरा, दैट्स ऑल। बुलेट का क्या हुआ हमको मतलब नहीं है। चलेगा? डन है। इस तीन केस में जल्दी से किसी को समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये तीन केस अपने को समझ में नहीं आया कि वर्क फंक्शन और एनर्जी ऑफ बुलेट रिलेटेड कैसे एक दूसरे से। आदर्श, ये बाद में बात करेंगे इस पे। कोई ऐसा जिसको इन तीनों केसेस में समस्या है? चलो, अब ये जो तीनों केसेस है, अगर इन तीनों को अच्छे से समझ गए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ गए। कैसे? ध्यान दो यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल इन तीन केसेस के जैसा ही है। कब अपने पास ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा? तब तब जब इस सरफेस का वर्क फंक्शन इस आने वाले लाइट के फोटोन के एनर्जी से ज्यादा होगा। उल्टा बोल गया, सॉरी। ये इलेक्ट्रॉन कब छोड़ के बाहर निकलेगा? मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन कब छोड़ के बाहर निकलेगा? तो ये जो लाइट आ रही है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की एनर्जी, ये जिस पार्टिकल में है वो पार्टिकल की एनर्जी, अगर यहाँ जिस स्ट्रेंथ से ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था, जो इसका वर्क फंक्शन था, उस वर्क फंक्शन से अगर इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, जो बुलेट जैसे हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है? तो फोटोन वो पार्टिकल्स है जो लाइट में आ रहे हैं, जिससे लाइट बना हुआ है। तो बोला क्या कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन अगर छोटा हो गया वर्क फंक्शन से, तो भैया यहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कहानी कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये बराबर हो गया वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, जैसे बॉटल जस्ट गिरा था वैसे इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जस्ट लीव। और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से बड़ा हो गया, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा, और साथ में उसके पास क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। ये तीनों केस बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉटल वाली कहानी थी। बॉटल वाली कहानी में क्या हुआ, गौर फरमाओ यहाँ पे। बॉटल के जगह पे इलेक्ट्रॉन को रखो, लाइट में जो लाइट दिख रही है, लाइट किससे बना है? फोटोन से। तो फोटोन के जगह पे उस बुलेट को रखो और तीनों कहानी को कंपैरिजन करके देखो। बुलेट की एनर्जी अगर बहुत कम है, बॉटल को कुछ नहीं हुआ। इलेक्ट अगर फोटोन की एनर्जी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, वैसे ही बॉटल जैसे बंधा हुआ था, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अंदर बंधा हुआ है एटम के अंदर में। एटम के अंदर से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपको उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी जितने में वो इलेक्ट्रॉन कम से कम बाहर निकले। उससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं होगा। मतलब फोटोन की एनर्जी अगर जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है उससे कम हुआ, कुछ नहीं होगा। फोटोन की एनर्जी जितने से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अगर उतना ही बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल के वहीं रह जाएगा। बॉटल का दूसरा केस, अगर फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है जितने से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो निकलेगा, और साथ में बहुत स्पीड से भागेगा भी। ये तीन कहानी थी बॉटल का और ये इलेक्ट्रॉन का। मुझे इतना बता दो कि कोई ऐसी चीज जो कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा ये समझ में नहीं आया, या वर्क फंक्शन समझ में नहीं आया कि वर्क फंक्शन क्या है। मैं वर्क फंक्शन को यहाँ अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए थोड़ा डेफिनेशन। वर्क फंक्शन क्या चीज है? तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड
टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। मेटल से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ऑब्वियस है, फोटोन की एनर्जी अगर कम होगी तो कुछ नहीं होगा, मिनिमम तो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उतनी ही होगी तो जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उससे ज्यादा हो गई तो निकलेगा तो निकलेगा और साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। मुझे इतना बता दो कि कोई ऐसी चीज जो इतने में समझ में नहीं आई, जादू हो गया। ये 3 केसेस क्या कह रहा आदर्श? रिसर्च नहीं करना आदर्श, अभी रुक जा। ठीक है, अभी ये फालतू चीज पे ध्यान देने के बजाय अभी जो बता रहा हूँ उस पे ध्यान दो कि क्या होगा, तीसरा मेटल लग दिया, चौथा मेटल लग दिया, अरे वो बाद में रख लेना, अभी रुक जा, पहले जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दे। ये जो 3 केसेस बताया कि कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब नहीं निकलेगा, कोई समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये तीनों चीजें समझ में नहीं आई, अपने को जादू हो गया है। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको ऑब्जर्व करने के लिए रेवांश यहाँ पे एक्चुअल इसका जो सेटअप था वो एक्चुअल सेटअप देखो ऐसा था। कहाँ गया? एक मिनट रुक जा मेरे भाई, अच्छा रुक जा एक मिनट, मुझे देख लेने दो कहाँ पे, वो एक डायग्राम होगा यहाँ पे, ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा। वो एक्चुअल सेटअप इसका जो होता है वो ऐसे होता है कि यहाँ पे भी एक प्लेट लगा होता है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो इस प्लेट में ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पहुंचेगा तो इसमें करंट चलेगी, करंट से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकला या नहीं निकला। अपने को उससे मतलब नहीं यार कि कैसे निकला, ये चेक किया गया। कब निकला अपने को इससे मतलब है, कब निकल सकता है, निकल के चेक कैसे करना अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना बता दो, इस पूरी कहानी में कोई समस्या? कंक्लूजन पे आ रहे हैं, पहले ये बता दो कि इस कहानी में किसी को समस्या है कि कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और नहीं निकलेगा। फिर आएंगे इसका फॉर्मूला डिराइव होता है, उस फॉर्मूले पे आएंगे। देखो मैं चाहता तो फॉर्मूला सीधे बता देता, लेकिन मैं उसको नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको फील कर लो, समझ लो ये चीज क्या है। चलो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दो। एक फोटोन खट 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 करके आ रहा है, यहाँ पे बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये जो रिंग है इस रिंग को मान लो कि इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से एक फोटोन आ रहा है। ठीक है, ये फोटोन आके इससे टकराया, इस रिंग को ये मेरे हाथ से कब छुड़ा पाएगा? जब इस फोटोन की एनर्जी इतनी हो जाए कि जितनी से जिस एनर्जी से मैं इस रिंग को पकड़ा हूं, ध्यान देना, जिस एनर्जी से मैं इस रिंग को पकड़ा हूं उससे ज्यादा की एनर्जी से अगर ये फोटोन आएगा तो इसको छुड़ा पाएगा। अग्री करते हो इस चीज को? बोलो। जिस एनर्जी से इस रिंग को मैंने पकड़ा है उससे अगर ज्यादा की एनर्जी से ये फोटोन आएगा तो इस रिंग को छुड़ा पाएगा, कम से आएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक, अगर बराबर से आएगा तो जस्ट इसको छुड़ाएगा और यहीं पे रिंग गिर जाएगी, यहीं रह जाएगा। अगर बराबर से आया तो मतलब इस ये जो फिंगर आ रहे हैं, फिंगर के पास इतनी एनर्जी है कि रिंग को जस्ट हिट करे और इतना ही एनर्जी रखे जितना से ये बस इसको छोड़ के नीचे गिर जाए। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस कि ये फिंगर इतना स्पीड से आए कि इसको तो छुड़ाए और साथ में इसको लेके कहीं दूर चला जाए, मतलब इसको धक्का मारे इतने जोर से कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाए, मतलब बहुत तेज ये फिंगर है। ये 3 केस का मतलब क्या हुआ? फोटोन एक बार एक केस जब फोटोन की एनर्जी कम है और जिससे ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, तो देखो जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बंधा है, जिस एनर्जी से ये रिंग बंधा है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मतलब इतना तो आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर आपको है तो, इससे कम दोगे तो कुछ नहीं होगा। जितने से मैंने इस रिंग को पकड़ा है दैट इज वर्क फंक्शन। अगर इस फोटोन की एनर्जी इतनी है कि जितने से रिंग को पकड़ा उससे कम है तो कुछ नहीं होगा। उतना ही हुआ अगर फोटोन की एनर्जी जितना से रिंग को पकड़ा है तो रिंग जस्ट इसको छोड़ेगी, और अगर उससे ज्यादा हुआ जितने से रिंग को पकड़ा है तो रिंग तो छूटेगा छूटेगा और साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ चला भी जाएगा। सेम कहानी ये चीज है। फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन जिससे बंधा हुआ है, जिस एनर्जी से बंधा हुआ है दैट इज वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन से कम की एनर्जी फोटोन के पास है कुछ नहीं होगा, बराबर की एनर्जी है तो जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ज्यादा की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और तेजी से भागेगा भी। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया ये तीनों कहानी? देखो अभी मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 12th क्लास में आपको फिजिक्स में ये पढ़ाया जाएगा, और जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय आपके टीचर ये बोलेंगे कि बाबू आप ये 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हो, तो इसलिए हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज आपको केमिस्ट्री में इतना मैं नहीं डिटेल्स में जाता, मैं सीधे फॉर्मूला बता के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता।
इसलिए बोल रहा हूँ कि इतने में अगर किसी को फील नहीं आया तो अभी बता दो कि अभी भी ये तीनों केस फील नहीं आया कि कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। वर्क फंक्शन का सिंपल मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है। अगर उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अनुष्का आएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, अभी रुक जाओ। ठीक है, ये कहानी हो गई कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा। अब आते हैं सबकी एनर्जी के फॉर्म में, जरा बात करते हैं। ठीक है, हाँ चलो। फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस था, ध्यान देना, केस वन, जब अपने पास एनर्जी ऑफ फोटोन लेस था वर्क फंक्शन से। यहां पे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, नो इफेक्ट, नो इजेक्शन। किसका? नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एनर्जी ऑफ फोटोन, ईपी का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, भैया ये ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ फोटोन, ईपी का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, डब्ल्यू एफ का मतलब वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से कम था, कुछ नहीं हुआ। सेकेंड केस, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो जस्ट वहां पे क्या हो गया? इजेक्शन हो गया, जस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इनके फॉर्मूले की। फोटोन की एनर्जी को लिखने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू, एच न्यू। ठीक है, इक्वल्स टू, वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं आसान भाषा में, वर्क फंक्शन को डिनोट किया जाता है इससे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये साइन देखे हो ना, क्या बोलते हैं इसको? किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो सेकेंड केस हुआ कि अगर एच न्यू जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, वो जस्ट फाई के बराबर हो गई। सेकेंड केस, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन और फाई बराबर हो गए। और एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखने का एक और भी तरीका होता है, इसको लिखते हैं एच सी बाई लेमडा भी। ठीक है, एक ये केस हो गया। तीसरा केस क्या था कि अगर अपने पास, केस थ्री, अगर अपने पास एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये बराबर नहीं होके बड़ा हो गया है, किससे? वर्क फंक्शन से। अब मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन बड़ा है वर्क फंक्शन से, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा ही होगा, इजेक्ट विथ सम काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी का लोचा क्या है? तो देखो यहाँ गौर फरमाओ, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम ऐसे, अब इसको ऐसे लिखूं मैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि जिस फोटोन से आपने इसको हीट कराया था, इसकी एनर्जी जो हुई, इस फोटोन की जो एनर्जी हुई, पहले तो इसको निकालने में गई, और निकल जाने के बाद जो बचा खुचा एनर्जी था उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इस फोटोन की तो टोटल एनर्जी थी वो दो जगह बट गई, एक पहले निकालने में और दूसरा इसको काइनेटिक एनर्जी देने में। मतलब ऐसे बोल सकते हैं थर्ड केस का मतलब कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो था वो पहले तो उसको वो निकाला इलेक्ट्रॉन को, और साथ में जो बची खुची थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब इसको भैया आप फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो ये आ जाएगा एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। चलेगा? मुझे इतना बता दो, इन तीनों कहानी में किसी को समस्या है कि भैया ये तीनों कहानी समझ में नहीं आई, जादू हो गया और ये तीनों फॉर्मूले जादू हो गए? देखो जरा सा अगर अगर नहीं करोगे मैं सीधे फॉर्मूला बता के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी समस्या हो, तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो यहाँ पे, थोड़ा सा। ठीक है, आनंद ध्यान दो। थर्ड केस का मतलब हुआ कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है, सिंपल ऐसे समझो ना यार, मान लो कि फोटोन जो आया वो 100 जूल से आया,
100 जूल से आया। थर्ड केस का मैं एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ, 100 जूल से आया। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मतलब वर्क फंक्शन जो था वो मान लो 60 जूल था। तो जो 100 जूल फोटोन अपनी एनर्जी लेके आया उसमें 60 जूल तो निकालने में चला गया, बाकी जो बचा खुचा था 40 जूल वो कहाँ चला गया? तो 40 जूल इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में चला गया। तो बेसिकली ये फोटोन का जो 100 जूल था वो कहाँ कहाँ बटा? तो पहले फोटोन को निकाला और फिर उसको बचा खुचा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देके भगा दिया। वही सेम कहानी यहाँ तो लिखा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलेगा? कोई ऐसा जिसको अभी भी खोपरे में नहीं गया तो बता दो भाई, ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया तो। ये तीन कहानी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता क्या है, वर्क फंक्शन क्या होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन वाली क्या चीज है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा गौर फरमाने वाली चीज है वो थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, बात इतनी सी है कि ये जो वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन होता क्या है? तो मैंने बताया कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए था। ठीक है, और उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी है। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को न्यू नहीं लिख के न्यू नॉट लिखते हैं। मतलब सेकेंड वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है उसको न्यू नॉट लिखा जाता है, और इस न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस न्यू नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। मेटल से इसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी की जगह, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह अगर सी बाई लेमडा लिख दोगे तो वो हो जाएगा मिनिमम वेवलेंथ। ये जो हो जाता है ये हो जाता है लेमडा नॉट, दैट इज मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इतना ज्यादा अपने को माथा पेची नहीं करना। ठीक है, बस अपने को ये तीन केस याद रखना कि अगर वर्क फंक्शन से एनर्जी ऑफ फोटोन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा निकलेगा और साथ में उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कितनी होगी तो उसका रिलेशन मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी को एक और भी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एक और भी फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज वीएस। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए एक और भी फॉर्मूला होता है, वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। बाकी मुझे जो स्थिति लग रही है वो स्थिति देख के ये समझ में आ रहा है कि अब ज्यादा गया तो परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है, ये तीन कहानी है, इसको ध्यान रखना। बाकी जिसको रिसर्च करना है किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं इस पे रिसर्च करवा दूंगा, सारे ग्राफ्स बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। अभी के लिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ ताकि आपको कभी 12th क्लास में भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बाकी इसको भी फिलहाल यहीं रोक रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? अब बात ये आती है कि ये सारी कहानी तो बता दी है, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है ये फोटोन वाला, जो फोटोन जो वर्ड है ये अपने आप से कहाँ से आ गया? अभी तक तो कभी यूज नहीं हुआ था। तो फोटोन वर्ड जो आया ना वो इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से आया। आइंस्टीन सर कहते हैं कि देखो ये एक्सपेरिमेंट होता ही क्यों, ये ऑब्जर्वेशन मिला ही क्यों मुझे, वो इसलिए मिला क्योंकि जो लाइट आ रही थी उस लाइट में एक पार्टिकल था फोटोन, उसके वजह से ये कहानी हुई। अगर वो वेव होता तो ये कहानी हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वेव में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बराबर होता है। लेकिन ये पार्टिकल को निकाल ही पाया क्योंकि वो लाइट जो आ रहा था एक्चुअल में वो किसी पार्टिकल से मिलकर बना था। उस पार्टिकल का नाम रख दिया उन्होंने फोटोन, जिसे पहले बोला जाता था क्वांटा। जिसे प्लैंक साहब क्वांटा बोला करते थे उसे आइंस्टीन सर ने नाम बदल के रख दिया फोटोन। और फोटोन होता क्या है? तो भैया उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना। वो कहते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ particles particles named
क्वांटा, इनका नाम क्या है? क्वांटा। ठीक है, इस क्वांटा का मतलब क्या होता है? ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया नहीं, ये क्वांटा नहीं होगा, ये क्या है? फोटोन होगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, पहले इसको क्वांटा बोला गया था, उन्होंने बोल दिया कि भैया जो लाइट है वो मिला हुआ है, जिस जो पार्टिकल से मिला हुआ जिससे लाइट बना हुआ है, दैट इज फोटोन। एंड ये है क्या? तो ये सिंपली पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये कहानी थी पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। बाकी अपने को इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जिनको भी रिसर्च करना वो मेरे साथ आराम से किसी दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, बैठ जाना, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे रिसर्च करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फिलहाल अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, टर्म्स मैंने आपको सारे समझा दिए। अब बात आती है कि ठीक है यार, यहाँ से मतलब ये पूरी कहानी पढ़े क्यों? तो पढ़ने का बस एक मोटिव था, वो मोटिव इतना सा था कि ये जानना कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल नेचर है, और वो किस पार्टिकल से बनी है? तो वो फोटोन से मिलके बनी है। अब बात ये आती है कि क्या इसका मतलब जो वेव नेचर पढ़ाया गया था वो गलत है? क्या लाइट में वेव नेचर नहीं है? क्या लाइट ट्रांसवर्स वेव नहीं है? क्या उसमें वेवलेंथ नहीं होता? क्या उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता? क्या उसमें एम्पलीट्यूड नहीं होता? जितने भी वेव की प्रॉपर्टी थी वो तो लाइट दिखाई रही थी। चलो इन सबको छोड़ो, वेव की जो सबसे खासम खास प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, वो भी दिखाती है लाइट। तो क्या बोलिएगा? तो फिर उस समय एक डिसीजन आया, और डिसीजन ये था कि लाइट ना वेव है ना पार्टिकल है, वो दोनों का मिक्सचर है। ऐसे कह लो कि वो दोनों नेचर दिखाती है, मतलब लाइट हैविंग डुअल नेचर। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर था कि लाइट में डुअल नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। बस इस पूरी कहानी का मतलब इतना था जो पिछले 4 क्लास से पढ़ रहे थे, कि लाइट के अंदर में दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्लियर हो गया। रेवांश बोल रहा है कि क्या ये एक्सेप्शन है? नहीं रेवांश, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। भविष्य में जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि दुनिया में पार्टिकल और वेव को, जिसको हम दो अलग अलग चीजें मानते थे, वो एक्चुअल में दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। ठीक है, जब पढ़ेंगे, जब डी ब्रॉगली साहब के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। बट हाँ, लाइट को यहाँ से मान लिया गया था कि लाइट इज हैविंग डुअल नेचर, पार्टिकल और वेव दोनों ही। हालांकि आज तक लाइट को कोई अच्छे से नहीं जान पाया, बट स्टिल। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके पास लाइट के बारे में और फोटोन के बारे में, कि भैया ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब बात आती है कि ठीक है यार, ये सब तो ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, मैं इस पे कोई क्वेश्चन अभी ज्यादा दे नहीं रहा, एक दो क्वेश्चन है जो मैं करा देता हूँ। ठीक है, सो उस क्वेश्चन को, एक मिनट रुक जाओ, मैं उस क्वेश्चन को करा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना उस क्वेश्चन को। एक मिनट, कहाँ गया? हम्म, देखो, जो मैंने आपको उस पेज में, एक पेज में मैंने समझाया है सब कुछ, हुआ ये अलग अलग पेजेस में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं डाल दूंगा ग्रुप में, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। बस इसको आराम से पढ़ना, थोड़ा मेहनत करना, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हवा में सोचोगे कि हो जाएगा तो नहीं होगा, बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको आराम से बैठ के सुकून से पढ़ना कि ये चीज़ें क्या है, सेम कहानी है और कुछ अलग नहीं है, बस इसको अलग अलग पेज में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इस पे कुछ कुछ बात कर लेते हैं वर्क फंक्शन के बारे में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अलग अलग एलिमेंट के वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन होता क्या है? तो इट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। किस लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब इससे कम अगर एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, जनरली इसका यूनिट जो यूज किया जाता है वो होता है किलो जूल पर मोल। और ये जो वर्क फंक्शन होता है फाई, इसको लिखते हैं एच न्यू नॉट, जो अभी आपको जस्ट बताया है कि एच न्यू नॉट लिखते हैं, न्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये वर्क फंक्शन के बारे में कुछ कहानी है। ठीक है, ये फोटोन वाली चीज है कि कब वहाँ पे फोटोन निकलेगा। थर्ड केस है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया, फाई से ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो गया? फाई जो है ये हो गया एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर या ईवीएस भी लिख सकते हो, और एनर्जी ऑफ फोटोन को एच न्यू या एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही चीजें बस अलग अलग फॉर्म में लिखा गया। किसी ने पूछा था अभी जस्ट कि सर ये कैसे पता चला था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ? तो देखो उसके लिए ये परफेक्ट डायग्राम जो है, जो जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो यहाँ पे है।
यहाँ से लाइट आ रहा है, ये मेटल सरफेस है, यहाँ से टकराया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और देखो ये पूरा सेटअप लगाया गया जहाँ पे एमीटर या गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन, जिससे करंट का पता चलता है। तो इस प्लेट पे चूंकि अगर यहाँ पे कोई डिटेक्शन, यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है। इसी तरीके से पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट डायग्राम है जिससे हमें पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुई या नहीं हुई। और सबसे मजेदार बात ये है कि आज जितने भी सोलर पैनल्स आप देखते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सोलर पैनल्स का जो प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। ठीक है, चलो, तो ये तीनों केस है। क्या केस है, फिर से मैं यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ध्यान दो। एच न्यू जो है वो 5 से कम हो गया, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन 5 से कम हो गया, कोई इजेक्शन नहीं। एनर्जी ऑफ फोटोन 5 के बराबर हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0, जस्ट इजेक्ट होगा। एच न्यू जो है वो 5 से ज़्यादा होगा तो एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इजेक्शन विथ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये 3 फॉर्मूला है पूरी कहानी का। पूरी कहानी का मतलब कह लो कि ये एक सार है ये तीनों फॉर्मूले। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन, इसको आराम से सॉल्व करो, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सॉल्व करो इसको फटाफट। देखो इसको मैं समझा रहा हूँ सॉल्व कैसे होगा। मुझे पता है आधी जनता तो हार्ट अटैक लेके बैठी हुई होगी, पता नहीं है मास्टर जी क्या ही पढ़ा दिए। ठीक है, चलो इसको मैं प्यार से एक बार समझाता हूँ ये सॉल्व होगा कैसे। ध्यान दो, देखो आपको क्या क्या दिया है। बोलता है कि एक मेटल प्लेट है जिसपे रेडिएशन 600 नैनोमीटर का डाला गया। मतलब जो फोटोन डाला गया है उसका आपको वेवलेंथ पता है। फोटोन का वेवलेंथ पता है, मतलब आपको क्या पता है, इसको अगर एच सी बाई लेमडा लिख दोगे तो ये एच सी बाई लेमडा का मतलब क्या हो गया, फोटोन की एनर्जी आपको पता है। एनर्जी ऑफ फोटोन पता चल गया। डेटा को अच्छे से देखो, ध्यान दो, एनर्जी ऑफ फोटोन पता चल गया जो इस फोटोन को डाला गया मेटल पे। बोलता है कि अनदर रेडिएशन 150 एनएम आर इंसिडेंट, दूसरा भी एक रेडिएशन 150 एनएम का डाला गया, ये दूसरा फोटोन है। देखते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, बोलता है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज इतना। अच्छा देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ है, मुझे ये बताओ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है तो यहाँ से वर्क फंक्शन नहीं निकल जाएगा। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, लिखवाया है अभी जस्ट। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एच इंटू न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान दो, जो भूल चुके हो यहाँ पे ध्यान दो यार, मैंने यहाँ पे लिखवाया है थोड़ी देर पहले अभी, ध्यान दो, जरा सा गौर फरमाओगे तो दिखेगा। उधर तो छोड़ दो, उधर तो लिखवाया ही है, इसमें भी लिखवाया है। ओ भाई कुछ ज्यादा छोटा हो गया, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या है, फाइव इक्वल टू क्या लिखा है, एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है अपने पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपने को अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। चलो भैया क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दो। तो अपने को यहाँ से क्या पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है, मतलब अपने को वर्क फंक्शन पता है। बोलता क्या है कि विल देयर बी एनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व इन बोथ केस। अब ये कैसे पता चलेगा, तो वर्क फंक्शन अपने को पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, तब बाहर निकलेगा जब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए वर्क फंक्शन से। बराबर हो जाएगा तो जस्ट निकलेगा, बड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, छोटा होगा तो कुछ नहीं होगा। अब आपको दोनों केसेस के लिए देखो फोटोन दिया हुआ है, एक केस ये है एक केस ये है, दोनों केस में फोटोन की एनर्जी निकालो, यहाँ से वर्क फंक्शन निकालो और कंपैरिजन करके देखो कि बड़ा या बराबर होगा तो बड़ा या बराबर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मुझे इतना बता दो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, ईमानदारी से बता दो कि भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, जादू हो गया अपने को तो। कब होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं 10 बार चिल्ला के बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होगा जब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा या बराबर होगा, सेकेंड और थर्ड केस, यही हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों केस में एनर्जी, दोनों केस में फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है, दोनों केस में फोटोन की एनर्जी निकालो। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, उससे आप निकालो वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन से कंपैरिजन करके देखो दोनों ही केस को। अगर बड़ा हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बराबर हो गया तो भी होगा, छोटा हो गया तो नहीं होगा। करो सॉल्व इसको, करो फटाफट सॉल्व, शुरू हो जाओ।
समझा दिया मैंने कहानी, सॉल्व करो इसको। दोनों केस में आपको पता है वर्क फंक्शन, दोनों केस में आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी निकालो, वर्क फंक्शन से कंपैरिजन करो। शुरू हो जाओ। दिव्या, देखो बाबू, दोनों केस में एनर्जी पहले निकालो। देखो, आपको दो केसेस दिए हुए हैं ना, एक बार आपके पास फोटो, जो भी आपके पास फोटोन दिया है, एक बार वेवलेंथ इतना है, एक बार वेवलेंथ इतना है। दोनों केस में एच सी बाई लैम्डा लगाओ और एनर्जी निकालो। दोनों केस में पहले एनर्जी निकालो। यहाँ पे इस केस में एनर्जी कितना, इस केस में एनर्जी कितना, दोनों केस की एनर्जी निकालो। और फिर यहाँ से ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ से निकालो वर्क फंक्शन फाई। ये कितना होगा, तो एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ से वर्क फंक्शन निकालो। तीन काम करो, इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालो, और इसका वर्क फंक्शन निकालो। ये तीन काम करो पहले, और तब बात करेंगे आगे। अंजन बोल रहा है, चलो अंजन देखते हैं होगा या नहीं होगा। पहले तो यहाँ पे लोगों को एनर्जी निकालने में बहुत बड़ी समस्या है, बाकी की बात तो बाद में करेंगे। फोटोन के दोनों केस के लिए एनर्जी निकालो और वर्क फंक्शन निकालो। ये चीज तो सिखा दिया मैंने, करो सॉल्व। दोनों केस में एनर्जी और फोटोन निकालो। इतना कष्ट करो, एच सी बाई लैम्डा सिखाया है मैंने 10,000 बार। दोनों केस में एनर्जी और फोटोन निकालो, वेवलेंथ दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है नीचे में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे निकालो वर्क फंक्शन। इतना कष्ट करो। चलो, किसी ने तो सॉल्व किया, अभ्यादित्य ने सॉल्व किया है। मैं लिखता हूँ आंसर, मुझे इतना बता देना। फर्स्ट केस क्या है, जब आपके पास वेवलेंथ दिया है 600 नैनोमीटर, लैम्डा इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर। इसको अगर मीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एनर्जी लिख रहा हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी होती है भैया, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई सी हो गया 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया अपने पास एनर्जी ऑफ फोटोन फर्स्ट केस का, मतलब 600 नैनोमीटर था तब। सेकेंड केस का निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आया। ठीक है, सेकेंड केस का एनर्जी ऑफ फोटोन बगल में लिख रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड केस का एनर्जी ऑफ फोटोन, जब वेवलेंथ अपने पास 150 नैनोमीटर है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आया। ये कितना आ रहा है भैया अपने पास, एच है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 150 इंटू 10⁻⁹ मुझे फटाफट सॉल्व करके बताओ दोनों केस में वैल्यूज कितनी आ रही है। सिद्धार्थ अभ्यादित्य भाई, यार ये क्या कर रहे हो यार, तुम लोग अलग अलग आंसर ला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभ्यादित्य वाला सही है। 3.315 इंटू 10⁻⁻19 आई गेस ये आएगा। इधर वाला मुझे बताओ फटाफट सॉल्व करके कितना आ रहा है। सॉल्व करो, इतना तो कष्ट करो, सॉल्व करो। हम तो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ज्ञान बांट दो हमको, बस हमको राम कथा सुनना है। सॉल्व हम करेंगे नहीं, एग्जाम में पता नहीं क्या करके आएंगे। थोड़ा सा जो बस, बस वो कहते हैं ना कि सब
वो स्पून फीडिंग करा रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ स्पून फीडिंग छोड़ के जहाँ थोड़ा सा दिमाग मारने का बात आया, हम तो हाथ खड़े कर देंगे। 13.2 इंटू 10⁻⁻19 पक्का? देख लो एक बार, मुझे तो डाउट हो रहा है कितना नहीं आना चाहिए। 13.2 इंटू 10⁻⁹ चलो ठीक है, ओके। चलो, तो दोनों केस में अपने पास एनर्जी आ चुकी है जूल में, दोनों ही केस में एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। ठीक है, अब अपन निकालते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होगा? तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बताया है मैंने भी जस्ट। भैया ये क्या होता है अपने पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू एच। तो चलो भैया वर्क फंक्शन भी लिख लेते हैं, वर्क फंक्शन कितना आएगा। वर्क फंक्शन अपने पास कितना आ रहा है भैया? तो एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच हो गया 6.26 इंटू 10⁻⁻, अरे यार क्या ही लिखता हूँ बार बार, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू कितना दिया है वर्क फंक्शन, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 3 इंटू 10⁻15, ये दिया ना एक मिनट को, 3 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो फटाफट यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻15। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है वर्क फंक्शन? ये बताइए सॉल्व करने पे कितना आ रहा है वैल्यूज? इसको सॉल्व करो फटाफट, बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है सॉल्व करने पे इसको, ये तो बता ही सकते हो। धन्यवाद प्रभु। 1.325 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, सिद्धार्थ बोल रहा है कि इस केस में 1.325 हो रहा है। यार पता नहीं क्या बोल रहा है। पहले ये बताओ इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, वर्क फंक्शन बताओ कितना आ रहा है। 19.89 इंटू 10⁻⁻19, ऐसा दीक्षा बोल रही है। मैं उम्मीद कर लेता हूँ कि सही सॉल्व की होगी। ठीक है, अब देखो भाई, चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रहा हूँ, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि एनर्जी ऑफ फोटोन इस केस में वर्क फंक्शन से बड़ा है या छोटा है? ये बताओ मेरे को, वर्क फंक्शन से बड़ा है या छोटा है? ये नंबर इस नंबर से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। इस नंबर, ये बड़ा है ना, ये छोटा है ना अपने पास। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फाई से एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो छोटा है, फाई से एनर्जी ऑफ फोटोन छोटा है। ये बता मुझे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे। नहीं होगा, नो फोटो। चलेगा, ठीक है। सेकंड केस बोलता है, ये बताओ कि ये वाला नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये छोटा है फाई से, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक। मुझे इतना बता दो कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना था, इतना बता दो बस मुझे, कौन सा रॉकेट साइंस था इसमें? इसी चीज को कब से चिल्ला रहा हूँ कि दोनों में एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, फाई निकालो, कंपैरिजन करके देख लो। लेकिन रॉकेट साइंस मुझे नहीं समझ में आया कि कौन सा रॉकेट साइंस लगाना था। सब बस सबको बैठ जाना है फोन लेके, मास्टर जी का काम है राम कथा सुनाना, हम राम कथा सुन लेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन हम काम नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, डन है ये। कुछ भेजे में गया या पार कर गया, मुझे ये बता दो। जिसको इसको भेजे में नहीं गया ना, जरा एक बार हैंड रेज कर दो मेरे सामने, जरा मैं भी देखूं किसको किसको भेजे में नहीं गया ये। किससे किससे जो मैंने सॉल्यूशन बताया किसको किसको समझ में नहीं आया, जादू हो गया? किसको किसको ये जादू हो गया है? हमको एससी वाई लैम्डा लगाने नहीं आता, हमको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने नहीं आता। कोई ऐसा कहना चाहता है कि हमको एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं पता कैसे निकालते हैं? कोई ऐसा कहना चाहता है एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं? कोई ऐसा कहना चाहता है? चलो ठीक है, करो इसको सॉल्व, करो इसको सॉल्व फटाफट। बोलता क्या है कि एक फोटोन है जिसका
एक फोटोन है, एक मेटल जस्ट बिगिन टू इमिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये बताओ कि मेटल जस्ट बिगिन, इस जस्ट बिगिन का मतलब क्या हुआ? कौन सा वाला केस है? सेकेंड वाला केस है। कब? जब उस पे इतने नैनोमीटर का लाइट डाला गया है। बोलता क्या है? बताओ इसका वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, बता सकते हो? उम्मीद है कुछ बताने की। सेकंड वाला केस है, सेकंड वाला केस में क्या होता है भाई? जस्ट बिगिन है। जस्ट बिगिन का मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू फाइव होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? तो भैया ये एच बाई लेमडा होता है, इक्वल्स टू फाइव होता है। लेमडा आपको दिया हुआ है, सी पता है, एच पता है, तो फाइव नहीं बता सकते? बता सकते हो। तो वर्क फंक्शन पता चल जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तुमको पता है कि फाइव इक्वल्स टू एच न्यू नॉट भी होता है। तो जब ये फाइव पता चल चुका है तो न्यू नॉट नहीं पता चल जाएगा? उम्मीद है कुछ होने की कि नहीं होगी? ये बताओ मेरे को, मैसेज करके मुझे बताओ कि होगा कि नहीं होगा, बस इतना मुझे बता दो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैलकुलेशन लेंदी है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये मुझे बता दो। करो सॉल्व इसको, करो। अब सुन के थोड़ा सुकून लग रहा है कि हो जाएगा। करो सॉल्व, करो फटाफट। लो लिख दे रहा हूँ यार, हटाओ। करो सॉल्व इसको जल्दी। आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आपके मॉड्यूल का। 1 और 2 पूरा इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क, ये पूरा आपका होमवर्क है आज का। ठीक है। 1 2 अगली क्लास में डिस्कस होगा, और सभी के सभी अपना होमवर्क कंप्लीट करके। नेक्स्ट क्लास कब है देखने दो मुझे, मैं मॉड्यूल डाल दूंगा निधि। नेक्स्ट क्लास कब है? कल है क्या? सैटरडे को है? कल नहीं है, सैटरडे को। बहुत टाइम है अपने पास। सैटरडे के दिन डिस्कशन होगा, उससे पहले आप सभी अपना होमवर्क जहाँ भेजते हो, जिस तरीके से भेजते हो, अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, ठीक है। आईसी होमवर्क सारा मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, पूरा होमवर्क है ये। ठीक है, चलो डन है। तो यहाँ पे करते हैं भैया, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आएगा? तो देखो कितना दिया, 1200 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? यहाँ से लगाओ एच सी बाई लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू 5 लगाओ भैया। तो एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई लेमडा है 1200 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू 5। ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? सॉल्व करने पे आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं जो मेरे को वो दिख रहा है, 1.65 इंटू 10। क्या कर रहे हो यार? किसी का कुछ आंसर, किसी का कुछ आंसर। चलो ठीक है। 1.65 मुझे ऐसा दिख रहा है आंसर, जो मैक्सिमम लोग जो आंसर मुझे दे रहे हैं वही दिख रहा है। 1.65 इंटू 10⁻⁻19, ऐसा मेरे को मैक्सिमम लोगों का आंसर दिख रहा है। -9 या -19, आनंद अच्छे से देख लेना। ठीक है।
तो ये हो गया अपने पास फाई की वैल्यू जूल में, ठीक है। चलो उसके बाद अपने पास बोला है कि न्यू नॉट कितना होगा, तो न्यू नॉट क्या होगा भैया, तो अपने को पता है कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट होता है, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकालो, या फिर अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो आपको सीधे दिखेगा कि न्यू नॉट और कुछ नहीं है, ये न्यू नॉट और कुछ भी नहीं है, सी अपॉन लैम्डा ही था। ये न्यू नॉट और कुछ नहीं है, सी अपॉन लैम्डा। क्यों? क्योंकि फाइव बराबर क्या था आपके पास, एच सी बाई लैम्डा था। तो यहाँ का एच और यहाँ का एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये एच और ये एच कैंसिल, तो न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, सी बाई लैम्डा हो गया। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो ये सी बाई लैम्डा ही है, कुछ अलग नहीं है। बाकी फाइव निकाल चुके हो, उससे भी इक्वेट करके न्यू नॉट निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो न्यू नॉट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5 इंटू 10⁻⁻14, ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो मैं ये एजम्पशन ले लेता हूँ कि 2.5 इंटू 10⁻⁻14 चलेगा। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होता है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। लेंदी क्वेश्चन आपको कभी भी, मतलब नीट वाले थोड़े दे देते हैं, मेंस वाले भी कभी कभी दे देते हैं, लेकिन एडवांस वाले नहीं देंगे। और दूसरी चीज़ है कि फोटो इलेक्ट्रिक का जब भी क्वेश्चन आता है, हालांकि इसमें बोला है 6.6 ही लेने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आप थोड़ा बहुत ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, बट ऑप्शंस को चेक करके भी आइडिया लग जाता है, क्योंकि जो पावर का रेंज है ना वो अपने बड़ी काम की चीज़ है, तो पावर के रेंज से भी अपने को बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके। तो ये दो कहानी है अपने पास, दोनों की यूनिट क्या होगी भैया, तो ये फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज, कोई यूनिट के लिए मत रोना, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर्ट्ज, ठीक है। तो ये था आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। घर पे आराम से मैं ये डाल दूंगा, आराम से इसको सॉल्व करना, देखना, पढ़ना, नहीं समझ में आए तो मैसेज कर देना, ठीक है। होमवर्क है एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आपके मॉड्यूल का, 1 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉड्यूल मैं ग्रुप में आज फिर से पोस्ट कर दूंगा, 1 और 2 आपका होमवर्क है, चलेगा। किसी को कोई समस्या है इसमें होमवर्क में, या कोई चीज़ जो बताई जो समझ में नहीं आया, जादू हो गया, तो पूछ लो। स्क्रीन शेयर क्या करना है दीक्षा, लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो बिल्कुल, चलो ठीक है। सो आज की सभा को हम समाप्त करते हैं, मॉड्यूल डाल दूंगा, नोट्स डाल दूंगा, आराम से करना, सैटरडे को है। आप होमवर्क जहाँ भी जैसे ही भेजते हो आप अपना होमवर्क भेज दीजिएगा टाइमली। हाँ, C2 का 1 और 2 दोनों, चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सरसाइज 1 और 2, इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं, दोनों एक्सरसाइजेस के, इन क्लास और होमवर्क। आसान है यार, कोई लेंदी नहीं है, आसान है। 1 तो बहुत ही कम टाइम का है, 2 में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक है उसमें, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।